हेलो दोस्तों, वेलकम इन एग्रीकल्चर स्टडी बीके में स्वागत है। मैं विपिन कुमार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे धान की खेती की कि धान की खेती का सविस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे कि किस प्रकार एग्ज़ाम में पूछी जाती है, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि धान की खेती का सविस्तार पूर्वक वर्णन करो, या पूछ ली जाती है कि धान की विधि कौन सी, डेपोक विधि लिखिए, 2 नंबर में पूछ ली जाती है। और कभी कभी शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि धान का वनस्पति नाम क्या होता है, कुल क्या होता है। तो हम बात करेंगे इसमें कि धान की खेती का सविस्तार पूर्वक, इसी में सब हम इसमें बात करेंगे महत्व की, जलवायु की, सिंचाई की, और कीट नियंत्रण, खरपतवार, रोग नियंत्रण, उपज और बोने का समय, हम इनकी बात करेंगे इसमें। तो हम करते हैं वीडियो शुरू। तो ये वीडियो जो है कक्षा 11 की पार्ट नंबर 5 की है और बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो करते हैं वीडियो शुरू, और अदर्स एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जिन्होंने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो करते हैं शुरू। तो धान का वानस्पतिक नाम क्या होता है? ओराइजा सैटाइवा। अब इसका कुल जो होता है, कुल होता है पोएसी। गुणसूत्रों की संख्या होती है 24। वनस्पति नाम क्या होता है? ओराइजा सैटाइवा। कुल क्या है? पोएसी। गुणसूत्रों की संख्या 24। अब बात करते हैं इसके महत्व की कि इसका महत्व किस किस में प्रयोग किया जाता है। तो महत्व, चावल में 7.7% प्रोटीन पाई जाती है, 72.5% कार्बोहाइड्रेट जिसे स्टार्च बोलते हैं, 2.2% वसा पाई जाती है, 5.9% राख और 11.8% सेलुलोज पाया जाता है। और चावल का प्रयोग कचरी बनाने में भी किया जाता है, और चावल का प्रयोग ही रोटी में भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसको रोटी के प्रयोग में भी किया जाता है। अब बात करते हैं हम इसकी उत्पत्ति एवं उत्पादन। इसका उत्पत्ति स्थान क्या है और उत्पादन क्या है इसका। तो धान का जो जन्म स्थान माना जाता है वो है भारत और बर्मा, ये दोनों जन्म स्थान है इसके। भारत धान के क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में ही, इन दोनों की दृष्टि से ही विश्व भर में आगे है। और भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 1/3 भाग पर धान की खेती की जाती है। विश्व में भारत पर कितने पर खेती की जाती है? 1/3 भाग पर धान की खेती की जाती है। अब बात करते हैं जलवायु की। इसमें जलवायु क्या? तो जलवायु धान के लिए गर्म व नम जलवायु की आवश्यकता होती है। कैसी? गर्म और नम जलवायु की। और इसके लिए 21 सेंटीग्रेड से 35 सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। जब इसकी बुवाई होती है तो बुवाई के समय 21 सेंटीग्रेड से 35 सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक होना चाहिए। और वृद्धि के समय 25 से 30 सेंटीग्रेड और पकते समय 20 से 25 सेल्सियस तापमान लाभदायक रहता है इसके लिए। तो अब बात करते हैं इसमें आगे किस्मों की कि इसकी किस्में कौन कौन सी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है किस्में। तो बासमती, हंसराज, लटेरा, नगीना 22 बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछ ली जाती है। नगीना 22 किसकी प्रजाति है? और काशी, सुधा, जया, संकेत सब महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं जो एग्जामों में पूछ ली जाती हैं। नरेंद्र, गोविंद प्रसाद, बाला, कावेरी, सीता, पूसा बासमती, रत्ना, सूरज बामन, टाइप 3, बसंती 370, ये सब महत्वपूर्ण किस्में हैं जो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। अब बात करते हैं आगे। तो आगे है धान की पौध तैयार करने की विधियां। जो धान की पौध तैयार की जाती है वो कौन कौन सी विधियां हैं। और कभी कभी लघु उत्तरीय क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि धान की पौध तैयार करने की विधियों का वर्णन करो। तो विधियों का वर्णन करते हैं। तो धान की जो पौध तैयार करने की विधियां वो निम्न विधियां हैं। तो अब इसमें बात करते हैं हम सबसे पहले भीगी विधि की, जो ज़्यादातर क्षेत्रों में
अपनाई जाती है। तो भीगी विधि, जिसे बीट मेथड कहते हैं। तो इस विधि द्वारा पौधे तैयार करने के लिए खेत में पानी भरकर 2 या 3 बार जुताई करते हैं। कैसे? इस विधि में जो है सबसे पहले पौधे तैयार करने के लिए खेत में पानी भर लेंगे और 2-3 बार जुताई करेंगे। जुताई करने के बाद मिट्टी लेहयुक्त हो जाए और खरपतवार नष्ट हो जाए तो आखिरी जुताई पर पाटा लगाकर उसे समतल कर लेते हैं। समतल के बाद 1 हेक्टेयर के लिए 30 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। उसे डालकर और उसे छोड़ दिया जाता है और पानी दे दिया जाता है। तो इससे भीगी विधि तैयार हो जाती है, पौध तैयार हो जाती है। अब इस विधि में जो है 21 से 25 दिन में पौध तैयार हो जाती है। करते हैं शुष्क विधि, ड्राई मेथड। तो यह विधि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अपनाई जाती है। तो यह विधि कहाँ अपनाई जाती है? अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। इसमें खेत को शुष्क अवस्था में तैयार करते हैं। खेत को कैसे तैयार करते हैं? शुष्क अवस्था में 3-4 बार जुताई करके मिट्टी भुरभुरी बना ली जाती है। 3-4 बार जुताई करेंगे, फिर उसको मिट्टी को भुरभुरा बना लेंगे। बनाने के बाद 20 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी बनानी चाहिए। इसमें 20 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी बना लेते हैं। फिर उसके बाद मेड़ की जगह 30 सेंटीमीटर चौड़ी नाली बनानी चाहिए। अब सूखा बीज 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइनों में 2 सेंटीमीटर गहरा बो देना चाहिए। तो किस प्रकार ये जो है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में और शुष्क अवस्था में पौध तैयार की जाती है। पौधे मतलब 3-4 बार जुताई करके भुरभुरी बना ली जाती है मिट्टी और 20 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी बना ली जाती है इसमें। और मेडों की जगह 30 सेंटीमीटर चौड़ी नालियाँ होती हैं और सूखा बीज 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइनों में 2 सेंटीमीटर गहरा बो दिया जाता है। तो इसमें पौध तैयार हो जाती है। अब बात करते हैं तीसरी विधि की। तीसरी विधि है डैपोक विधि, जो सबसे महत्वपूर्ण विधि है और एग्जामों में ज़्यादातर पूछी जाती है कि डैपोक विधि का वर्णन कीजिए। तो डैपोक विधि है, यह विधि फिलीपींस में प्रचलित है। कहाँ पर? फिलीपींस में। यह पौधे बिना मिट्टी के माध्यम से उगाया जाता है। ये फिलीपींस में तो बहुत प्रचलित है और बिना मिट्टी के माध्यम से उगाई जाती है। अब थोड़ा अंकुरण करके बीजों को लगभग आधा सेंटीमीटर मोटा परत को केले के पत्ते या पॉलीथीन की चादर या सीमेंट के फर्श पर बिछाकर इसमें प्रतिदिन पानी देते रहते हैं। मतलब जब थोड़ा सा अंकुर हो जाता तो आधे सेंटीमीटर का, तो उसके केले की जो परत होती है उसमें रख देते हैं और या पॉलीथीन की चादर या सीमेंट के फर्श पर बिछाकर उसमें प्रतिदिन पानी देते हैं। और इसमें जो है चिड़ियों से बचाव की आवश्यकता होती है। इस विधि में जो चिड़ियाँ होती हैं वो दानों को चुग जाती हैं, तो उनसे बचाव की आवश्यकता होती है। और पौध 2 सप्ताह में तैयार हो जाती है। पौध कितने दिन में तैयार हो जाती है? 2 सप्ताह में। और इस विधि में श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। जो ये विधि है डैपोक विधि, इस डैपोक विधि में श्रम की भी और समय की दोनों की बचत होती है। तो इसलिए इस डैपोक विधि को अपनाया जाता है। तो यह आपको समझ में आई होगी डैपोक विधि। अब बात करते हैं आगे खाद एवं उर्वरक। खाद उर्वरक के लिए बोनी जातियों के लिए 120 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है बोनी जातियों के लिए। और देसी जातियों के लिए 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। बात करते हैं रोपाई का समय तथा पौध की आयु किस समय लगानी चाहिए। तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और आपको इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो रोपाई का समय और पौध की आयु। तो रोपाई के लिए जून के तीसरे सप्ताह से लेकर जुलाई के मध्यम तक आवश्यक हो जानी चाहिए। मतलब जून के जो तीसरा सप्ताह होता है उससे लेकर और जुलाई के मध्य तक आवश्यक हो जानी चाहिए, इसकी रोपाई कर देनी चाहिए। अब करते हैं बोनी। मतलब बोनी जातियों की पौध जो है 21 से
25 दिन में तैयार हो जाती है बोनी जातियों की, और देसी जातियों की 30 से 45 दिन में पौध तैयार हो जाती है। ये रोपने योग्य हो जाती है, तो इसे रोप दिया जाता है। अब बात करते हैं आगे सिंचाई की, कि सिंचाई की क्या अवस्थाएं होती हैं धान की फसल के लिए। तो धान की फसल को 100 से 120 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो कितनी होती है? 100 से 120 हेक्टेयर सेंटीमीटर की पानी की आवश्यकता होती है धान की फसल के लिए। अब धान की फसल की कुछ विशेष अवस्थाएं होती हैं पानी देने की, तो कौन सी होती हैं वो? रोपाई के बाद 1 सप्ताह तक पानी भरा रहना चाहिए, और कल्ले फूटने की अवस्था में पानी, और बाली निकलने तथा दाना भरते समय पानी की अधिक आवश्यकता होती है। तो सबसे ज़्यादा रोल जो होता है पानी का, वो दाना भरते समय पानी की अधिक आवश्यकता होती है। अगर पानी नहीं होगा तो उनमें दूध नहीं पड़ पाएगा और वो पटास रह जाएगी उनमें। अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण कौन कौन से हैं? तो खरपतवार नियंत्रण जैसे घास जाति और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए 5 लीटर प्रति हेक्टेयर मचेटी रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि घास जाति और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं, उनके नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए? 5 लीटर प्रति हेक्टेयर मचेटी जो होती है, मचेटी दवाई आती है, उसकी रोपाई के 1 सप्ताह बाद के अंदर ही उसका प्रयोग कर देना चाहिए। तो उससे जो खरपतवार होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ वहाँ से मिल जाएगा। अब बात करते हैं कीट नियंत्रण कि कीट कौन कौन से लगते हैं धान की फसल में। तो धान की फसल में सबसे पहला कीट है कि धान का बंका, या उसे दूसरा नाम होता है पत्ती लपेटने वाला कीट। तो इस कीट की हरे रंग की सुंडियाँ होती हैं। कैसी होती हैं? हरे रंग की सुंडियाँ, जो पत्तियों को खाने के साथ साथ उसे काटकर नली के समान खोल बना देती हैं। किस तरह बना देती है? नली के समान खोल बना देती है उन्हें खाकर। अब इसका नियंत्रण किस प्रकार करेंगे? तो नियंत्रण के लिए लिंडेन 1.3% धूल 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या इंडोसल्फान 35 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर का 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रयोग करना चाहिए। तो इससे इस कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। लिंडेन धूल 1.3% का और 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या इंडोसल्फान 35 EC का छिड़काव। अब बात करते हैं अगला कीट जो बहुत हानि पहुंचाता। तो ये कीट जो है, ये कीट है धान का तना छेदक कीट। इस कीट की सुंडियाँ पीले या मटमैले रंग की चिकनी होती हैं। कैसी होती हैं? पीले या मटमैले रंग की चिकनी होती हैं। पौधों के वृद्धि वाले भाग को खा जाती हैं। जब पौधा वृद्धि करता है तो उस वाले भाग को खा जाती हैं, और इससे बालियाँ जो सूखी होती हैं वो दिखाई देने लग जाती हैं, सूख जाती हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए धान के अवशेषों को इकट्ठा करके जला देना चाहिए, जिससे जो छिपे हुए कीट हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। बात करते हैं तीसरा कीट जो सबसे महत्वपूर्ण कीट है, गंधी कीट, जिसे गंधी बाल भी कहते हैं। तो इस कीट के बच्चे तथा वयस्क दोनों ही बालियों से रस चूस लेते हैं। तो ये जो है जब बालियाँ निकली आती हैं धानों में तो उस समय अधिक प्रकोप होता है इनका। तो ये बालियों के रस चूस लेते हैं, उनमें दाना नहीं पड़ने देते और खेत में क्षतिग्रस्त बालियाँ सफ़ेद दिखाई देने लग जाती हैं। जब उनमें दूध नहीं पड़ता तो वो सफ़ेद दिखाई देने लग जाती हैं। अब इसकी रोकथाम किस प्रकार करेंगे? तो लिंडेन धूल 1.3% चूर्ण या मेलाथियान 5% चूर्ण के 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें, तो इससे इसका नियंत्रण हो जाएगा। अब बात करते हैं रोग नियंत्रण कि इसमें रोग कौन कौन से लगते हैं। तो धान की फसल में जो रोग लगते हैं वो हैं सफ़ेद रोग। जो सफ़ेद रोग है बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। तो यह रोग नर्सरी में अधिक लगता है। रोग में पत्तियां पीली पड़कर सफ़ेद कागज़ के समान
पतली पड़ जाती हैं जो बाद में सूख जाती हैं। तो कैसी होती हैं? यह रोग जो है नर्सरी में अधिक होता है, जब नर्सरी लगाते हैं तो उस समय अधिक हो जाता है। और रोग में जो पत्तियां पीली पड़कर सफ़ेद कागज़ के समान पड़ जाती हैं जो बाद में सूख जाती हैं। तो ये सफ़ेद रोग था। अब बात करते हैं इसकी रोकथाम की कि इसे रोका कैसे जा सकता है। तो रोकथाम उपचार के लिए 0.25% फेरस सल्फेट के घोल को 2% यूरिया अथवा 0.25% चूने के साथ मिलाकर 2-3 छिड़काव 5 दिन के अंतराल पर करें, तो इससे इसका नियंत्रण हो जाएगा। बात करते हैं खैरा रोग। जो खैरा रोग बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी फसलों में लगता है जस्ते की कमी से। तो खैरा रोग, यह रोग जस्ते की कमी के कारण लगता है। यह कोई शॉर्ट में पूछ लिया जाता है कि खैरा रोग किसके कारण लगता है, तो जस्ते की कमी के कारण। और नई पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पौधा बौना रह जाता है और ब्यांत कम होता है। ब्यांत भी कम होता है, जो पौधा होता है वो बौना रह जाता है। अब इसकी रोकथाम, तो फसल पर 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट को 2% यूरिया के घोल के साथ अथवा 2.5 किलोग्राम बुझे चूने को पानी के साथ मिलाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए, तो इससे इसका निवारण हो जाएगा। बात करते हैं जो इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि IRI विधि से धान की खेती। तो ये IRI विधि है उससे जो धान की खेती बताई है संस्थान ने, वो बताइए कि बीज की दर जो 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए और पौधे की उम्र 10 से 12 दिन में जो पौध रोपणे योग्य हो जाती है। दूरी 25x25 सेंटीमीटर। पौधे प्रति स्थापन मतलब एक ही पौधा लगाना चाहिए इसका। और NPK 20-15-10 NPK की और गोबर 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और जल आवश्यक 900 मिमी की आवश्यकता होती है। खरपतवार नियंत्रण के लिए किसका? कोनोवीडा द्वारा किया जाता है और शेष क्रियाएं रोपाई के विधि के समान की जाती हैं बिल्कुल। अब बात करते हैं हम इसकी उपज की कि इसकी उपज क्या प्राप्त होती है। तो उपज जो प्राप्त होती है बोनी जातियों की 40 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है और देसी जातियों की 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपको इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी आपको। तो हम मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तो जब तक के लिए बाय।